बढ़िया हूँ, बढ़िया। फाइनली भूल जाते हो। एक बार सुनो, अब ये कभी कभी ना प्रोफाइल नाम तो मेरा अच्छा है ऋतुराज वासने, लेकिन ये मैं जानता हूँ ना कि आप पार्ले जी खा के जीवन जीना पड़ रहा है। मैं गया एक जानकारी के में और मैंने कहा तू यार एक कच्चा देखा अंडरवियर है ना। उसने सोचा यार ऋतुराज वासने नाम है, उसने 600 रुपए का अंडरवियर दिखाया 600 रुपए का। तो मैंने उससे बोला अबे नहीं नहीं, पार्टी वियर अंडरवियर नहीं चाहिए, रेगुलर वियर चाहिए। हाँ, 600 रुपए का कोई पहनता होगा। चलिए, तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। प्लीज आज वाला टॉपिक पूरा हो जाने दो, ठीक है? पक्का आपको मैं टमाटर वाला भी सुनाऊंगा और भी सुना दूंगा। आज का टॉपिक मेरा पूरा हो जाने दो, ठीक? लेट्स देखिए, कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसका रिवीजन लेना जरूरी है। एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग आर ओनली। एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। मैं कल की तरह तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। कल हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस को एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, और ये जो एसी वोल्टेज थे उसकी इक्वेशन थी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैंने अप्लाइड, ये वोल्टेज अप्लाई किए थे। तो पूरा डेरिवेशन करने के बाद मैंने पाया कि जो करंट आई थी वो आई नॉट साइन ओमेगा टी आई थी। करंट बीच में डेरिवेशन भी था, ठीक है, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी आई थी, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने एक टेबल बनाई थी, ठीक है, जिसमें ओमेगा टी की रैंडम वैल्यू ली थी 0, π/2, पाई, 3 π/2 है ना, और एक 2 पाई, हर π/2 के डिफरेंस के बाद ये। तो ई की इक्वेशन ये आई थी 0 प्लस ई नॉट 0 माइनस ई नॉट 0। और जब करंट के लिए भरी थी, ये मैं बता नहीं, ये कल का है, टेंशन मत लेना। तो मैंने इनके ग्राफ स्केच करवाए थे। तो वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था और करंट का ग्राफ डॉटेड ऐसे, ठीक है। माना ये ई नॉट है, और ये, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा समझाना है ना, तो ये ओमेगा टी, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। ये ग्राफ आया था कल, यहां पे एंड कर दिया था मैंने। अब आगे सुनिए जो मुझे सिखाना है और आपको सीखना है। ये दोनों देखो, ये इक्वेशन भी साइन की है, ये भी इक्वेशन साइन की है, तो ग्राफ में सिमेट्री तो आनी थी। बस इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आई नॉट है। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और इसमें आपको ई नॉट नीचे रखना है, आई नॉट ऊपर रखना है, वो चलेगा, वो भी चलेगा, वो हो सकता है, ठीक है। तो अब मैंने एक बात बोली थी, आपको सुनना। मैंने ये बोला था कि जब आप इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो जब आप इतने हिस्से को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि इन दोनों का फेज सेम है। अब ये बोलना तो आगे आपको, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आना चाहिए, ये फेज क्या चीज होती है। 11 जैसा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ आपके दिमाग में डाल दूंगा कि फेज एक्चुअली आपको फिजिक्स में मदद क्या करता है, और समझना आपकी जिम्मेदारी है, मजबूरी भी है, क्योंकि जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो फिर फेज फिर मुंह आएगा। फेज इन दोनों का, वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज। मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। ये सेम फेज होता क्या है सुनिए। जब भी कोई दो ऑसिलेशंस होते हैं, कोई भी दो, और ऐसे सपोज करो मेरा एक हाथ ये रहा, ये दोनों ऑसिलेशन कर रहे हैं। आप गौर से देखिए, दोनों हाथों के सुर ताल एक से चल रहे हैं, एक साथ मीन पोजीशन पे आते हैं, एक साथ अपनी मैक्सिमम पर आते हैं, एक साथ फिर मीन पोजीशन पे आते हैं, फिर एक साथ पलटते हैं। यदि दो ऑसिलेशन ऐसे हो रहे हो तो हम बोलते हैं दीज टू ऑसिलेशन आर इन सेम फेज। अभी यदि मैं मान लो एक हाथ को पहले ऑसिलेट करना चालू करूं, दूसरे को ऐसे, तो ये अब ऑसिलेशन, आप में कुछ अंतर दिख रहा है? ये ऑसिलेशन सेम फेज में, सेम रिदम में नहीं है। हम बोलेंगे ये ऑसिलेशन सेम फेज में नहीं है। और एग्जांपल देता हूं सेम फेज के। आपने देखा एक भीड़ चलने का अंदाज और एक परेड चलने का अंदाज, क्या होती है परेड में? क्या, किस वजह से परेड आपको खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है? बताइए, परेड क्यों खूबसूरत लगती है? जब आर्मी की परेड चलती है तो क्योंकि उसमें जो 50 लोग चलते हैं ना, यदि ठीक है, जैसे ये हाथ में राइफल पकड़ी हुई है पीछे, तो 50 लोगों का हाथ पीछे जाएगा, आगे तो 50 का हाथ एक ही रिदम में आगे जाएगा। ये लेफ्ट पैर आएगा तो सबका लेफ्ट पैर ही एक साथ निकलेगा। यही परेड की खूबसूरती होती है। तो हम क्या बोलेंगे
कि उस परेड में जो 50 लोग हैं उनके हाथ पैर जो भी है वो सब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, उस परेड की खूबसूरती यही होती है। राइट तो सबका राइट आगे आया, ठीक है, लेफ्ट तो लेफ्ट सबका आगे आया। अच्छा, ये चीज भीड़ में नहीं होती। ठीक है, तो यानी सेम फेज का मतलब जब कोई भी 2 ऑसिलेशन 3 ऑसिलेशन कुछ इस अंदाज में ऑसिलेट करें, कुछ इस अंदाज में ऑसिलेट करें कि एक ही रिदम में कर रहे हो, एक ही रिदम में, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ फिर जीरो, एक साथ पलटे। मान लो मैंने 2 पेंडुलम लिए, एक पेंडुलम ये रहा और एक पेंडुलम ये रहा। इमेजिन करो मैंने बगल बगल में रख लिए। यदि दोनों पेंडुलम को एक साथ पकड़ता हूं, एक साथ डिस्टर्ब करता हूं, है ना, और एक साथ छोड़ देता हूं, एक साथ, इमेजिन करो इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, मैंने एक साथ छोड़ दिया, तो उन दोनों पेंडुलम की हरकत देखना, दोनों एक ही फेज में ऑसिलेट करेंगे, एक साथ जाएंगे, एक साथ पीछे जाएंगे, एक साथ उधर जाएंगे, इसे बोलते हैं सेम फेज। लेकिन यदि मैंने 2 पेंडुलम लिए, एक पेंडुलम को थोड़ा पहले फेंक छोड़ दिया, एक को थोड़ी देर के बाद छोड़ा, तो आप नोटिस करोगे। अच्छा चलो मैं एक चीज और दिखाता हूं और अच्छा शायद लगे। आप यदि इतना भी सीख देना कि सेम फेज क्या होता है, तो फेज का कॉन्सेप्ट, मान लो ये सेम लेंथ के कई सारे पेंडुलम है, सेम लेंथ के कई सारे पेंडुलम है। ठीक है, सपोज करो मैंने इस पेंडुलम को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो एक स्वीट सी साउंड आएगी, टक 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 टक। समझ रहे होंगे टक टक क्यों आ रही होगी? क्योंकि पहले ये जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां पे जाके टकराएगा, इसको एनर्जी मोमेंटम देगा थोड़ी सी, फिर ये हिलेगा, थोड़ी देर बाद इसको जाएगा, थोड़ी देर बाद ये। तो अब आप मुझे बताइए, क्या आप एग्री करते हो कि यदि मैं पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 को देखूं तो पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 दोनों ऑसिलेट करेंगे? हाँ करेंगे। क्या सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे? ये बुद्धि लगा के बताइए, पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 क्या सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि सुनिए, पेंडुलम जब ये यहां आएगा ना, सुनिए, जब ये पेंडुलम 1 यहां आएगा अपनी एक्सट्रीम पर, जब वो अपनी एक्सट्रीम पर आएगा तब ये अपनी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, और वो पेंडुलम वापस आ रहा होगा और वो उधर जा रहा होगा। तो आप सेम फेज समझे ही नहीं जिन्होंने हाँ जवाब दिया। सेम फेज का मतलब एक जैसा रिदम होना चाहिए, एक जैसा सुर ताल होना चाहिए। मेरी बात समझिए कि यदि ये पेंडुलम मैंने यूं पकड़ के डिस्टर्ब करके छोड़ा, तो जब ये यूं करके यूं जाएगा, टक, इसको टक्कर मारेगा, तो ये पेंडुलम 1 तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और पेंडुलम 2 अब स्टार्ट होगा चलना। तो कहां हुआ ये सेम फेज? कहां हुआ सेम फेज? ये ठीक है, ये अपनी एक्सट्रीम पर है, वो अपनी मीन पोजीशन पर है, ये वापस आ रहा होगा, ये उधर जा रहा होगा। तो ये दोनों पेंडुलम ऑसिलेट तो करेंगे लेकिन सेम फेज में नहीं करेंगे। सेम फेज, वापस बार बार बोल रहा हूं, ये सेम फेज है, ये एक डिस्टर्बिंग फेज है, एक जैसा फेज नहीं है। एक आपको मैंने परेड का एग्जांपल दिया कि परेड क्यों अच्छी लगती है। लो एक और चीज, एक म्यूजिक कंसर्ट है, आप देखते हो कितने सारे तबले बज रहे होते हैं, कितने सारे हारमोनियम बज रहे होते हैं, कितनी सारी बांसुरियां बज रही होती है ना। चलो मैं हारमोनियम को लेता हूं, कितने सारे पियानो प्लेयर होते हैं ना, पियानो या हारमोनियम प्लेयर होते हैं। संगीत की और शोर और संगीत में क्या अंतर होता है? सब लोग चिल्ल पौधाए मचा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसे शोर बोलते हैं। लेकिन संगीत क्या होता है, भले ही वहां पे 10 पियानो प्लेयर हैं, 10 पियानो प्लेयर हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है 10 पियानो प्लेयरों की उंगली एक जैसी चल रही होगी, एक जैसे सुर निकाल रहे होंगे। वो ऐसा नहीं चल रहा होगा वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ और धुन निकाल रहा है, जग सारा निकल गया, बोलो तारा तारा बेबी डॉल दी सोने की, भक्त जनों के संकट दूर करे। ऐसा नहीं चल रहा होगा, यही शोर कहलाता है। एक शार्प डिफरेंस। तो सुनिए, एक म्यूजिक कंसर्ट, एक फेमस कंसर्ट, क्या खूबसूरती होती है कि 10 पियानो बज रहे हैं लेकिन 10 के 10 एक ही सुर में चल रहे हैं, ये कहलाता है सेम फेज। एक और सेम फेज का एग्जांपल देता हूं मैं। सामने एक प्लेन मिरर रख दिया मैंने, अपनी दीवार है मेरी साइड, मैंने प्लेन मिरर टांग दिया, ठीक है, प्लेन मिरर टांग दिया। यहां पे मैंने एक बॉल ली, सपोज करो बॉल ली, उस बॉल की इमेज उस प्लेन मिरर में बन रही होगी। कितना शार्प एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छा लगेगा शायद। मैंने एक बॉल ली और बॉल को सपोज करो ये जमीन से होगा करीब 5 फुट ले लेते हैं ना, 5 फुट ऊपर लिया, तो इमेज में भी वो 5 फुट ऊपर आ चुका होगा, प्लेन मिरर लिया है मैंने। अब जैसे ही मैं उस बॉल को ड्रॉप करूंगा, तो सुनिए, जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है, बॉल की इमेज भी नीचे जा रही है, जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है, इमेज भी उसी सुर ताल में जा रही है, उसी स्पीड से जा रही है। जैसी बॉल टप्पा खाएगी, इमेज में भी उसी समय टप्पा खाएगी, फिर बॉल टकरा के ऊपर उठेगी, उधर इमेज में भी ऊपर उठेगी। और मान लो यदि मैं डैम्पिंग इंक्लूड कर दूं, डैम्पिंग माने कि मान लो मैंने 5 फीट से छोड़ा, टकरा के 5 फीट नहीं आई, मान लो 4 फीट ही वापस आ पाई, तो वो भी 4 फीट वापस आएगी।
तो बताइए ये बॉल और बॉल की बनने वाली इमेज सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं कि नहीं? सेम फेज पहले दिमाग में डालिए तो सही। सेम फेज, एक जैसा सुर ताल जिसका चले वो सेम फेज होता है। मान लो एक कमरे में मैंने दो पंखे लिए, मैंने दोनों पंखों का बटन ऐसे कट स्विच ऑन कर दिया, या पहले एक पंखा स्विच ऑन किया, तो उस पंखे की तीनों पंखड़ी सेम फेज में घूम रही होंगी, ये तो गारंटी है तीनों। लेकिन यदि मैं दूसरे पंखे से मैच करूं, ठीक है, यदि मैं दूसरे पंखे से मैच करूं तो गारंटी नहीं है कि उस कमरे में चलने वाले दो पंखे एक ही फेज में घूम रहे हो, एक ही फेज में घूम रहे हो। लेकिन हाँ, एक पंखे की तीनों पंखड़ियां सेम फेज में होंगी। तो अभी सेम फेज समझ में आया। अब मैं एक चीज और बताता हूं, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें एक चीज और सुनिए। दो ऑसिलेशन, ये भी एक ऑसिलेशन है देखा जाए तो, है ना, एक ये भी ऑसिलेशन है, ठीक है। अब सुनिए, जब हम फेज चेक करते हैं तो ये चीज चेक करते हैं बस, एम्पलीट्यूड नहीं चेक करते। मतलब दो, सुनिए बेटा, यदि दो अलग अलग, ये अलग ऑसिलेशन है, ये अलग ऑसिलेशन है, ठीक है, ये अलग ऑसिलेशन है, ये अलग ऑसिलेशन है। जब हमें दो ऑसिलेशन का फेज कंपेयर करना होता है कि वो सेम फेज में है या नहीं, तो सिर्फ इतनी ही क्वेश्चन चेक करते हैं बस, उनके एम्पलीट्यूड को शामिल नहीं करते। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनिए, दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन भी सेम फेज में पाए जा सकते हैं। दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन भी सेम फेज में पाए जा सकते हैं। चलिए एग्जांपल देता हूं, जैसे 10 बांसुरी बज रही है, 10 बांसुरी प्लेयर या हारमोनियम प्लेयर ही ले लेते हैं, बांसुरी प्लेयर ले लेते हैं, ठीक है, 10 की 10 सेम फेज में बज रही है, एक सुर निकाल लें। लेकिन यदि आप किसी बांसुरी प्लेयर के आगे माइक रख दोगे, किसी एक के, 10 में से एक के माइक रख दोगे, तो होगा क्या, बस उस वाली बांसुरी की आवाज थोड़ी तेज आएगी, उसका एम्पलीट्यूड स्पीकरों में तेज आएगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ ना कि उसमें से निकलने वाले सुरताल बाकी 9 से अलग हो चुके हैं, बस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीफाइड हो गया वो। नहीं, कम समझ में आया, दूसरा समझाता हूं, ठीक है। अच्छा, सामने सपोज करो कॉन्वेक्स मिरर है, सामने अब कॉन्वेक्स मिरर है, इससे थोड़ी देर पहले मैंने प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया। अब सपोज करो मैंने सामने कॉन्वेक्स मिरर लिया। अब कॉन्वेक्स मिरर यदि थोड़ा भूल गए हो तो याद दिला देता हूं, आपके जो स्कूटी, बाइक, कार में जो रियर व्यू मिरर होता है वो, ठीक है, पीछे का देखने के लिए, गर्ल्स जानती हो ना काहे लिए होता है वो, जानती हो गर्ल्स? नहीं, ये इसके लिए होता है शायद, है ना, ठीक है, कि शायद अपना मेकअप फेकअप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो देख ले। एक्चुअली हाँ, वो भी काम है, मना कौन कर रहा है, ठीक है, ठीक। लेकिन जो मेन काम है उसका, जो उसका जन्म हुआ है कि हमें जैसे पीछे से कोई वाहन आ रहा है, ठीक, तो यू देखने की जरूरत ना पड़े, कर, ठीक है, पता चला तुम पीछे देख रहे हो, तुम्हारा आगे कांड हो गया, है ना। उसमें क्या होता है, थोड़ा साइड में उस स्कूटी, उस मिरर में से देख लेते हैं कि पीछे से कुछ आ रहा है। अब उस कॉन्वेक्स मिरर की खास बात कि वो इतने बड़े ट्रक को भी छोटा सा दिखा देता है। मैं याद दिला रहा हूं, अरे मजाक था, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं कई सारे एग्जांपल ऐसे बता दूंगा, नेट पे भी मौजूद है, लेफ्ट का इंडिकेटर राइट को, लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट को मुड़ रही है, कई सारे एग्जाम्पल। और जहां ब्रेक मारने होते हैं तो एरोप्लेन के प्लेट वो आते हैं ना, खुलते पंख, पैर बाहर आ जाते हैं। अब उसको छोड़ो, जस्ट केवल एक ह्यूमर था, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, कॉन्वेक्स मिरर पे ध्यान दो। हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर में बस इतना याद दिलाता हूं कि वो छोटी इमेज बनाता है। जब ऑप्टिक्स आएगी डिटेल में समझा दूंगा। छोटी इमेज बनाता है, याद करो, पीछे कितना बड़ा ट्रक आ रहा होता है, छोटा सा दिख जाता है। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो सपोज करो मैंने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक, अब मैंने बताना बॉल, वापस वही बॉल जो 5 फुट ऊपर उठाई थी, तो यदि मैंने बॉल को 5 फुट ऊपर उठाया है, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर में भी बॉल 5 फुट ऊपर उठी हुई होगी क्या? अब नहीं उठी हुई होगी, क्योंकि अब मैंने क्या बोला, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, छोटी इमेज बनाता है वो। तो बताना, यदि जमीन से बॉल मैंने 5 फुट ऊपर उठा रखी है, जमीन से एक्चुअल में बॉल 5 फुट ऊपर उठाई है, तो इमेज में, मिरर इमेज में, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज में मुझे वो सपोज करो 3 फुट ऊपर उठी दिखाई दे रही होगी जमीन से, क्योंकि सब कुछ छोटा छोटा बन रहा होगा। सुनिए, दिमाग डालना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने जमीन से 5 फुट बॉल ऊपर उठाई, मिरर में वो मात्र 3 फुट ऊपर उठी हुई है, ठीक है। बॉल छोटी हो गई, हाइट छोटी हो गई, सर छोटे हो गए, सब छोटे हो गए मिरर में। अब बताना, जमीन से 5 फुट ऊपर, वो जमीन से 3 फुट ऊपर, जमीन से 5 फुट ऊपर, जमीन से 3 फुट ऊपर। जैसे ही मैं बॉल छोड़ूंगा तो पहले वो टकराएगी ना जमीन पे। गौरव कह रहा है हाँ, हल्का सा हाँ निकल गया गौरव के मुंह से, पहले वो टकराएगी जमीन पे,
क्योंकि वो तो 3 फुट ऊपर है बस। सोचो, अरे 3 फुट ऊपर है, ये अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये 5 फुट है, वो से 5 फुट चलना जाएगी, वो 3 फुट जाएगी, तो पहले वो नहीं पहुंचेगी ना, गोरिये ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इमेज तो वो उसी की है, इमेज तो उसी की है, तो जैसे जैसे वो जारी होगी वैसे ही वैसे इमेज नीचे जारी होगी। जिस समय ये बॉल टकराएगी उस समय ही इमेज टकराएगी, जिस समय टप्पा खा के उठेगी उसी समय टप्पा खा के उठेगी। और इमेजिन करो डैम्पिंग नहीं है, ये वापस 5 फुट ऊपर उठेगी, वो वापस 3 फुट ऊपर उठेगी, फिर एक साथ जाएंगे, एक साथ जमीन को टच करेंगे, एक साथ पलटेंगे। अब बताइए क्या हो रहा है, दोनों बॉल के ऑसिलेशन को सेम फेज में है, क्योंकि एक साथ अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, दोनों एक साथ पलट रहे हैं, बस एम्पलीट्यूड ही तो अलग अलग है। समझ में आया नहीं आया कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन बावजूद उसके फेज सेम था। तो यानी इन दोनों इक्वेशनों को गौर से देखिए, एम्पलीट्यूड अलग अलग है लेकिन फेज सेम है। आइए फेज चेक करने की एक तरीका, शॉर्टकट तो बाद में बताऊंगा, गौर से देखिए। जिस समय वोल्टेज 0 थे करंट भी उसी समय 0 थी, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम हुए प्लस में उसी समय करंट मैक्सिमम हो गई, वो भी पॉजिटिव में। जिस समय वोल्टेज 0 हुए करंट भी 0 हो गई, जिस समय वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम हुए करंट भी उसी समय नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई। 0 0। नहीं तो ग्राफ में देखिए एक सॉलिड ग्राफ, एक डॉटेड ग्राफ, जैसे जैसे सॉलिड ग्राफ उठ रहा है वैसे वैसे डॉटेड ग्राफ उठ रहा है। जिस समय ये मैक्सिमम उस समय ये मैक्सिमम, जिस समय 0 तो दोनों 0, पलटे तो दोनों एक साथ पलटे, मैक्सिमम तो एक साथ मैक्सिमम नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन को फिजिक्स में सेम फेज कहा जाता है, जब दो ऑसिलेशन, जब दो रिदम इस तरीके से मैच कर जाएं तो। और आप समझ रहे हो, यानी ये चीज केवल इतना पोर्शन चेक करना होता है सेम फेज के लिए। थैंक यू बेटा यश, ठीक है, ऐसी तारीफ बीच में डालते रहा करो, है नहीं तो ठीक। हाँ तो अब आ जाइए, यानी अच्छा अभी आपको लग रहा होगा मेरी मेहनत, इतना क्यों मेहनत कर रहा हूं, लेकिन बनिया आदमी हूं, फ्री फंड में कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इतने सारे एग्जाम्पल डाल रहा हूं, तो कोई तो मेरी नियत होगी, ठीक है, कोई तो नियत होगी मेरी, ठीक है। हाँ, ताकि आपको आगे आने वाली फिजिक्स में बदतमीजी महसूस ना हो। सेम फेज, यदि आपको सेम फेज समझ में आ गया तो आप आगे की चीजें, जब डिस्टर्ब फेज होगा तो वो ऐसे होगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब दो चीजें ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे 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 ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे क्या बोलते हैं, सेम फेज। लेकिन यदि एक चीज और, ये डिस्टर्ब फेज तो है, लेकिन यदि दो हाथ, गौर से देखना मेरे दोनों हाथ सेम फेज में चल रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन इसके लिए भी एक स्पेशल नाम और है, इसको बोलते हैं अपोजिट फेज। देखो स्लो मोशन में समझना, एक साथ मीन पोजीशन पे आए हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, फिर एक साथ अपोजिट ऐसे, इसको बोलते हैं नहीं है नहीं, चलो इसको अपोजिट फेज बोलते हैं, ठीक है, इसको अपोजिट फेज बोलते हैं, और इसको सेम फेज बोलते हैं, ठीक, इसको सेम फेज बोलते हैं, ठीक। चलिए अब आ जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है अब अगले कुछ दिनों के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए क्या कह रहा था मैं, तो हमको ये समझ में आ गया कि जो रेजिस्टेंस सर्किट है उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। अच्छा एक चीज और, मान लो आगे आने के लिए वेट करिए, जैसे एक इक्वेशन आई y इक्वल टू a sin ओमेगा t, और एक दूसरी इक्वेशन है b sin ओमेगा t, तो बताइए y1 y2 सेम फेज में है, तुरंत देख लेना सेम फेज में है, बस आपको इतना देखना है, एम्पलीट्यूड नहीं चेक करने होते, क्योंकि मैंने बताया दो अलग अलग एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन भी सेम फेज में पाए जा सकते हैं। y1 एंड y2 आर इन सेम फेज। अगला एग्जांपल देता हूं, यदि y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t है और y2 इक्वल टू b cos ओमेगा t है, ठीक है। अब y1 y2 केवल इतना नहीं चेक करना होता कि हाँ ओमेगा t सेम फेज में है, यूं नहीं चेक करना बेटा, जीरो किसके आगे लगा हुआ है, जब 1 इधर लगा है तो इस जीरो की अलग वैल्यू है, यहां लगा है तो इस जीरो की वैल्यू अलग है, इस जीरो की वैल्यू अलग है, इस जीरो की अलग है। वो खाली जब हम फेज चेक करते हैं तो केवल ओमेगा टी नहीं चेक करते, ये देखते हैं कि वो ओमेगा टी लगा किसके साथ है, ये ओमेगा टी लगा है साइन के साथ, ये ओमेगा टी लगा है कॉस के साथ, ये दोनों सेम फेज की इक्वेशन नहीं है। सेम फेज चेक करने के लिए, अच्छा दो लोगों की हाइट चेक करनी है आपको, दो लोगों की हाइट कंपेयर करनी है, अच्छा एक सिंपल सा रूल, यदि आपको दो लोगों की हाइट ये कंपेयर करनी है किसकी हाइट ज्यादा है, तुम एक को तो मेज पे खड़ा कर दो, एक को मेज पे खड़ा कर दो और एक को जमीन पे खड़ा कर दो,
और मैं कह दूं बी की हाइट ज्यादा है, सही है ये, बी की हाइट ज्यादा है, बी लंबा है, ये गलत है ना। सही तरीका क्या है, या तो इसको चौकी पे इस स्टूल पे लेके आओ या इसको जमीन पे लेके आओ। सही तरीका यह है कि दोनों बॉडी, दोनों बंदे एक ही प्लेटफॉर्म पर होने चाहिए। तो हम इन दोनों का फेज इसलिए नहीं बोलेंगे सेम, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक खड़ा है अलग स्टूल पे और एक खड़ा है अलग स्टूल पे। या तो दोनों साइन में इक्वेशन करिए या दोनों कॉस में करिए। और ट्रिग्नोमेट्री हमें कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र देती है जिससे हम साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने इसको लिख लिया y2 को एक और देखना, और y2 को ऐसे लिख दिया, आप एक्सेप्ट करते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ये बताओ, टेक्निकली ये सही है कि नहीं कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि सुनिए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। अब आप बताइए ये भी उसी स्टूल पर है, ये भी उसी स्टूल पर है, ये भी साइन के साथ अटैच है, ये भी साइन। अब इसमें साइन में लग रहा है ओमेगा टी, इसमें साइन में लग रहा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप बोलोगे नहीं है, सच्ची में सर नहीं है सेम फेज में, तो केवल इतना पोर्शन नहीं चेक करते, इसके साथ चेक करते कि हाँ भैया ये दोनों इक्वेशन सेम फेज की है। अच्छा इसमें आप जो मैथ के हैं वो समझ जाएंगे, ये साइन का ग्राफ आएगा इसका तो है ना, और जब आप इसका ग्राफ खींचोगे तो इसका कॉस का ग्राफ आएगा, तो पता ना वो जीरो है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है वो जीरो है, तो सेम फेज तो वैसे भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अब होपफुली कि मैं आपको फेज समझाने में सफल हुआ, ठीक है। अब चलिए एक डायग्राम और है इसमें, एक डायग्राम और है जिसे बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो शायद अभी कम समझ में आएगा लेकिन आज की क्लास के एंड होते होते समझा दूंगा, ये मेरा वादा है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेज को, दो अलग अलग ऑसिलेशन को फेज से रिप्रेजेंट कर देना। सर आप और क्या कह रहे बेटा, समझ नहीं आया बेटा निकुंज, सर आप और सफल ना हो मतलब क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आया मुझे। फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम क्या होता है, एक तरीके से उस फेजर को वेक्टर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है, ठीक है। देखिए आप ई नॉट और ओमेगा टी एक डायग्राम बनाया, ठीक है, सुनना, मैंने एक एरो बनाया, उस एरो की लेंथ को ई नॉट बोल दिया है, उस एरो ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है उसको ओमेगा टी बोल दिया है, और उसके इस वाले कंपोनेंट पे मार्किंग कर दिया बस। एक बताना, जैसे वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ते हो तो मुझे ये बताइए, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए वेक्टर मान लूं तो इस वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये तो कॉस होगा ये साइन, तो ये इस बात का इशारा होता है कि मैंने एक ई नॉट माना है, उसका एंगल ओमेगा टी है, उसका ये वाला जिधर वेक्टर ये डाला है कि मैं उसका ये कंपोनेंट अंडर स्टडी ये पढ़ रहे जा रहा हूं। अब मुझे ये तो इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ में, ऐसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब क्योंकि उसका भी फेज वही है, बस उसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, तो इसी लाइन पर एक और एरो आई नॉट मार दीजिए, उसका भी एंगल ओमेगा टी बन रहा है, बस उसका ये कंपोनेंट कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। अभी इसकी इंपॉर्टेंस कम समझ में आई होगी, हो सकता है डायग्राम भी कम समझ में आया हो, बस आप ये देखो ई नॉट आई नॉट एक ही फेज पे है कि नहीं। हाँ आपको इसमें एक चॉइस मिलेगी, आपकी इच्छा है ई नॉट में यू बनाऊंगा, मैं तो ये ओमेगा टी दिखाऊंगा, मैं तो ये ई नॉट दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन आपको रूल के अकॉर्डिंग अब करंट का फेज भी यही दिखाना पड़ेगा, यही करंट का फेज दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी टेक्निकली क्या निकला है कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। आपको ये दिखाना है, मतलब एक फेजर डायग्राम होता है कि एक एरो का घूमना, एक एरो घूमता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में ऐसे, ठीक है, आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखा दीजिए वोल्टेज का, ठीक है, कि ये तो करंट का भी ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इसी पे ओवरलैप होते हुए, जो ये दिखा रहा है कि जो वोल्टेज का फेज है वही करंट का फेज है, ठीक। हाँ मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर गई, लेकिन हाँ एक छोटी बड़ी हो सकती है, बस ज्यादा से ज्यादा ये अंतर आ सकता है। मैं मानता हूं कि फेजर डायग्राम थोड़ा सा ऊपर गया है ना, लेकिन टेंशन मतलब आएगा, धीमे धीमे आएगा। ये तो था मेरा प्योर रेजिस्टिव सर्किट का डिस्कशन, ठीक है। अब आ जाइए अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, इंडक्टर ओनली। ये ऐसे आप मत यूज करना, ये तो मेरे लिए अलाउड है बस,
ये हरामखोरी वाला सिंबल है, ये बिल्कुल आलसी। एसी सर्किट कंडक्टर इंडक्टर ओनली, या एक और नाम होता है इसका प्योर, पानी नहीं मिला होना चाहिए इसमें, बिल्कुल प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, जिसका मतलब हम एक ऐसे एसी सर्किट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ इंडक्टर नाम का एलिमेंट है और कोई नहीं है। इवन हम थोड़ी देर के लिए इन वायरों का रेजिस्टेंस भी नहीं मानेंगे, ठीक है, वायरों का भी रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। क्या कह रहे हैं बेटा, डॉटेड लाइन कैसे शो करेंगे इसमें? नहीं मत करना, कोई नहीं, डबल अलग नहीं शो कर पाएंगे उसमें, अभी रुको इसमें देखते हैं। नहीं, अब आ जाइए, चलिए कल की, आज मैंने इंडक्टर लगा दिया इस पे, ठीक है, और कल की तरफ वही वोल्टेज लगाई, वोल्टेज वही लगाए उसी फैशन के, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। देखते हैं कि इसमें करंट कितनी होगी इस सर्किट में। आज देखने की अब इस सर्किट में कितनी करंट होगी। अब करंट कल तो निकाल ली थी बड़े मजे से ओम्स लॉ लगा के, लेकिन आज मैं ओम्स लॉ लगाऊं भी तो रेजिस्टेंस तो दिख ही नहीं रहा मुझे। ये मत लगा देना करंट इक्वल टू ई अपॉन एल, एल कोई रेजिस्टेंस की डायमेंशन थोड़ी नहीं होती, आई बराबर ई अपॉन आर तक तो ठीक था, क्योंकि करंट डायमेंशनली वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही निकलती है। कल ध्यान करो करंट ऐसी निकाली थी ना, आई बराबर ई अपॉन आर, तो ये मत कर देना आई बराबर ई अपॉन एल, रट्टू तोते मत बनना, रट्टू तोते की ई अपॉन आर तो ई एल, बताना ऐसे कैसे लग जाएगा, वोल्टेज अपॉन एल, एल की यूनिट अलग की डायमेंशन अलग अलग है, रटने का हमेशा नुकसान होता है। चलिए अब क्या करें, हमें करंट निकालनी है, कैसे निकालें करंट? ओम्स लॉ हमें पता है लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस नहीं पता, रेजिस्टेंस हमने वैसे लगाया नहीं है, इंडक्टर लगाया है, तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो फिर ले देके हमें इतना तो पता है ना कि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ई, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग करंट दौड़ रही है, इसमें फ्लक्चुएटिंग करंट दौड़ रही है ना, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। फ्लक्चुएटिंग करंट जब होगी तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, फैराडे लॉ। इस इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, याद है नहीं याद? सेल्फ इंडक्शन जब पढ़ा था, निकुंज छोड़ पढ़ लिया मैंने, छोड़ से बार बार टाइप मत कर, ठीक। E इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये मैंने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब यार मैंने ये, अब देखना, मुझे ध्यान रखना, हमारा आपका टारगेट है इस सिचुएशन में करंट निकालना, कि यदि किसी इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दे तो अब क्या करंट होगी, करंट किस हालात में होगी। तो अब देखिए, यदि मैं इसमें किरचॉफ लॉ और लगाऊं, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ, नॉट लूट लॉ, मास्टर में लूट लॉ है नहीं। चलिए बताइए क्या है लूप लॉ, किसी क्लोज लूप में, फॉर अ क्लोज लूप सिग्मा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। अब इस लूप में दो ही वोल्टेज है, इस लूप में वही दो वोल्टेज है, ठीक, अभी मत पूछ बेटा, ठीक। तो अब इस लूप में दो ही वोल्टेज है, एक आपने जो अप्लाई किए हैं और प्लस एक जो इंड्यूस हो गए। भाई इस पूरे लूप में टोटल वोल्टेज 0 होंगे, एक आपने यहां लगाए हैं, एक यहां इंड्यूस हो गए। ई प्लस ई इक्वल टू 0, ई प्लस ई की वैल्यू कितनी है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो एल डी आई अपॉन डी टी कितना आ गया बेटा, प्लस का ई, ठीक है। अब डी आई यहां पे कितना आ गया बेटा, यहां से डी आई, स्मॉल चेंज इन करंट, डी आई इक्वल टू ई अपॉन एल, डी आई इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू डी टी। अच्छा कभी कभी ये सोचते हैं ना, सर इतनी सारी इक्वेशंस है, फिजिक्स में इक्वेशनों का खजाना भरा हुआ है, तो अचानक आपको यही क्यों याद आई, इन खजाने में से आपने यही वाली इक्वेशन क्यों निकाली? तो बेटा आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हमें करंट निकालनी है, करंट निकालनी है। कोई भी ऐसी इक्वेशन चलती जिसमें कुछ भी आई के बारे में कुछ तो हिंट मिले, हमको क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया की तरह सोचनी होती है, कुछ चीजें कुछ तो क्लू मिले आई का। इस इक्वेशन में एटलीस्ट आई नहीं तो डी आई तो मिली, आई के बारे में नहीं पता चला, स्मॉल चेंज इन करंट तो पता चला। अब भागते भूत की लंगोटी ही पकड़ में आ जाए, है ना, क्या सोचते हैं, भागते भूत की लंगोटी पकड़ में आ जाए, आई नहीं तो डी आई तो पता चला, कोई बात नहीं, आई तो हम इसे बना देंगे। तो डी आई इक्वल टू, बताओ ई है कितना, ई नॉट साइन ओमेगा डी डी टी, और नीचे एल और है, लेकिन ध्यान रखना डी आई है। आई कैसे निकलेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वो फॉर्मेलिटी आप अपने आप लिख लेना। तो ई नॉट अपॉन एल, अंदर क्या रह गया, साइन ओमेगा टी डी टी। चेक करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
और ई नॉट और एल क्यों बाहर आ गए? अरे यार तुमने एक इंडक्टर फिक्स कर दिया, इंडक्टर अपनी वैल्यू थोड़ी नहीं चेंज करेगा। इंडक्टर के फूफा ये होते हैं, ध्यान करो, इंडक्टर के फूफा ये चीज थोड़ी नहीं चेंज हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्न्स ए एल है ना, लगाने के बाद ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, टाइम के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो, टाइम की वैल्यू तो फंक्शंस अंदर रहेंगे बस। और क्योंकि मैं एक टाइम लिमिट के दौरान नहीं निकाल रहा, एक जनरल करंट निकाल रहा हूं, तो इसलिए लिमिट नहीं लगा रहा मैं इसमें, एक जनरल करंट निकाल रहा हूं, जनरल करंट। तो बताइए आई बराबर ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। याद करिए, ये सिखाया था इंटीग्रेशन में पहले दिन ही, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है बेटा, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी का कोफिशिएंट होता है वो यहां मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड होता है। तो फाइनली आई की जो इक्वेशन आई, माइनस बाहर ले लेता हूं, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ओके, समझदार के लिए इशारा काफी। अगले स्टेप आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये समझदार लोगों के लिए, जो नहीं समझे उनको मैं अलग से समझा रहा हूं। समझदार लोग समझिए कि क्या किया मैंने, जो नहीं समझे ये बताइए। y इक्वल टू माइनस 5 कॉस थीटा, बताइए इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? बताइए y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 5 आ सकती है y की वैल्यू, 5 मैक्सिमम वैल्यू 5 आ सकती है, 5 से ज्यादा दे ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आप बताइए किसी फंक्शन में, किसी साइनोसोडियल फंक्शन में साइन और कॉस के बगल में जो वैल्यू लगी होती है वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही होती है। कितनी बार पढ़ाया है ये मैंने, अगेन रिपीट करिए। y इक्वल टू माइनस, पहले माइनस कॉस थीटा लिखता हूं, बताना इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, आ सकती है कि नहीं? -1 भी और 1 भी, लेकिन मैक्सिमम तो 1 आएगी ना, ठीक है। -1 और 1 के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट करेंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हुई। इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 5। तो ये 5 क्या चीज है इसमें? y नॉट है, ये y नॉट, y की मैक्सिमम वैल्यू। तो वैसे ही बताइए माइनस कॉस ओमेगा टी के साथ क्या लग रहा था? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। तो ये जो अल मल टल लग रहा है, ये कॉस के बगल में यही क्या चीज है? ठीक, इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक। तो बताइए वेयर हमने आई नॉट किसकी जगह रखा है? ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। दिस इज थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। इसका पहले स्क्रीनशॉट मारिए बेटा, जल्दी मारिए, फिर मैं इसमें से बीच की चीजें मिटा के ना यहां लिखने जा रहा हूं। टिक टिक 1 2 3 4 5। तो चलिए, हमने डेरिवेशन करने के बाद क्या पाया कि यदि वोल्टेज ऐसे हैं तो करंट ऐसी आई है, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई है कि नहीं आई है? इक्वेशन 2 वेयर आई नॉट किसकी जगह रखा है? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये डेरिवेशन करने के बाद इतना पोर्शन मैंने मिटा दिया, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, अब देखिए बेटा, अब यदि मैं कहता हूं अब इसको कंपेयर करना है, इक्वेशन को, वोल्टेज को, करंट की इक्वेशन को, क्या ये दोनों इक्वेशन अब भी सेम फेज में है? क्या ये दोनों इक्वेशन अब भी सेम फेज में है क्या? हाँ, कुछ कहेंगे हाँ सर देखो इसमें भी ओमेगा टी है, हाँ इसमें भी ओमेगा टी है, सेम फेज में है। लेकिन जिनको मैंने तमीज से सिखाया है, अरे यार ये अलग स्टूल पे खड़ा हुआ है, ये अलग स्टूल पे खड़ा हुआ है, ये प्लस साइन ओमेगा टी है, माइनस कॉस ओमेगा टी है, इस समय हम इन्हें कंपेयर करने की स्थिति में नहीं है, कंपेयर करने की स्थिति में नहीं है। वैसे तो साफ दिख रहा है सेम फेज में नहीं, लेकिन फिर भी अब मैं इन्हें इजीली कंपेयर कर सकूं तो मैं क्या कर रहा हूं देखना। इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज। और मैं फिर से बता रहा हूं इस इक्वेशन में कोई बुराई नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास इक्वेशन है ये, कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन मैंने ऐसा फेंका है कि बताइए इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना है? भाई जब दो लोगों की हाइट सेम ना हो, साफ दिख रहा है दोनों की हाइट फेस सेम नहीं है, तो कोई एक क्वेश्चन ये पूछ दे कि दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, तो अब आपकी मजबूरी बन गई दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाओ और पता करो कितना डिफरेंस है इनमें। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि ये दोनों सेम फेज में नहीं है, जो कि साफ दिख रहा है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है? इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस जो उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए मैं इक्वेशन 2 को एक नए अंदाज में
टिग्नोमेट्री की मदद से लिखने जा रहा हूं। माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख दिया मैंने साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। पहले बताओ, बायो वाले तो चुपचाप सुनते चलो, मैथ वाले बताइए टेक्निकली सही है या नहीं? है चुल्लू मत करना। साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होता है। लेकिन अभी रुको, बिल्कुल बराबर करना है मुझे। इस माइनस को अंदर घुसाइए, क्योंकि इसमें ना ओमेगा टी प्लस का है, साइन प्लस ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी माइनस का है। इस माइनस को अंदर लेके आ रहा हूं मैं। तो बताइए फाइनली आई कितना आ गया? आई नॉट साइन, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं साइन में, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। नाउ दिस इज गोइंग टू इक्वेशन फोर्थ। ये फोर्थ इक्वेशन है। ये जो मैंने इसमें ये जो चलाया है, ये सब जो किया है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से किया है। रीजॉइन कर लेते हैं बेटा, पूरा पढ़ाना है ये, ठीक? हाँ चलिए, इसे बदतमीजी बोलते हैं बेटा, जो तुमने मेरे कहने के बावजूद भी ये सब छोड़ दीजिए। चलिए इधर देखिए, अब आ जाइए इधर देखिए। मैंने इस इक्वेशन में कोई बुराई नहीं थी, इस इक्वेशन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताइए इन ये दोनों सेम फेज में नहीं है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था? इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस, दो लोगों की हाइट, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। वही मेरा रूल जो मैंने बताया, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे लाओ। ये इक्वेशन साइन में, उसमें भी ओमेगा टी प्लस का, ये इक्वेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री के मिर्च मसाले तड़के डाले और उसको इस्तेमाल करके ये कर दिया बेटा। अब आ जाइए, अच्छा मेरे पास एक चॉइस और थी, सुनना ट्रिग्नोमेट्री वाले बायो वाले, यहां ये जो था ना, ये आई बराबर एक चीज और, क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन आए थे जब मैं पढ़ता था, मैंने इसको ऐसे शेप दे दी, माइनस आई नॉट कॉस को लिख दिया था साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लिख क्या दिया था सामने है मेरे। फिर इस माइनस को अंदर ले गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यही तो किया है। अब मेरे पास तो एक और चॉइस थी, हो सकता है पेपर में उस समय दिमाग में वही चॉइस आए, वो क्या? आई बराबर माइनस आई नॉट, बताना कॉस को मैं ये भी तो लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। सोच के देखिए पहले, और जबरदस्ती की फालतू चुल मत करना। क्या मैं इस कॉस को ये नहीं लिख सकता था? माइनस की जगह माइनस, आई नॉट की जगह आई नॉट, कॉस की जगह साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी प्लस कॉस थीटा ही होता है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। लेकिन इसको मैंने इसलिए पसंद नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो मजा मुझे इसमें मिला है वो मजा इसमें मिल नहीं पा रहा। क्योंकि अब इस माइनस को यदि मैं अंदर ले जाऊंगा, माइनस तो रह गया, अब इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो मेरी जो सारी मेहनत थी, पाई बाई 2 पे माइनस आए चलेगा, लेकिन ओमेगा टी पर भी माइनस आ गया। फिर इसको कंपेयर करना मुश्किल हो गया। यार मैं चाहता हूं कि इसको कंपेयर करूं, इसमें ओमेगा टी प्लस का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, माइनस ओमेगा टी क्लॉकवाइज सीन चलेगा इसमें। यार फिर मुझे जरूरत ही क्या है इसे करने में, फिर इसमें क्या बुराई है? मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सटीकता से देखो, अब इसको देखो और इसको देखो, टी नॉट की जगह आई नॉट है, साइन की जगह साइन है, प्लस ओमेगा टी है, केवल एक माइनस पाई बाई 2 एक्स्ट्रा फ्लैश हो रहा है। आप बड़ी खुशी खुशी बोल दोगे, यदि मैं आपको सिर्फ इतना और इतना चेक करने के लिए बोलूं, सर हाँ फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस बोलो पाई बाई 2, लेकिन यहां कैसे कर लोगे? एक कहीं और है और एक ओमेगा टी, आपने गड्ढा खोद दिया, माइनस का कर दिया उसे। इसीलिए मेरा दिल इसमें नहीं आया। मैथमेटिकली करेक्ट था, लेकिन फिजिकली इसने हमारा पर्पस नहीं सॉल्व किया, इसने हमारा पर्पस नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जरूरत, बिलीव मी, जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। अब आ जाइए, हाँ तो मैंने क्या किया, शुरुआत बताता हूं क्या कर दी है। एक इंडक्टर लिया, उसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया, उसको वही वोल्टेज दिए जो प्योर आर को दिए थे, प्योर आर को दिए थे, और मेहनत करके करंट ये निकाली। तो साफ दिख गया करंट और वोल्टेज इस बार सेम फेज में नहीं आ रहे। तो फिर क्या फेज डिफरेंस है इनके बीच में? इसे करने के लिए मैंने इसे ट्रिग्नोमेट्री का मदद करके इस शेप में डाल दिया। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को बार बार देखिए।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अभी बार बार देखना मैं सामने से हट रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बार बार, और एम्पलीट्यूड तो वैसे भी नहीं चेक करते फेज के लिए, ये चीज नहीं चेक करनी, साइन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो बताइए करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। करंट पाई बाई 2 छोटी रह गई, पाई बाई 2 घट गया करंट के फेज में से, ठीक है। सिर्फ सर 4 आएगा, क्या 4 है, इक्वेशन 1 और 4, अच्छा सॉरी इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करना है, सॉरी इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करना है, 1 को 4 को, 1 को 4 को, 1 को 4 को। तो बताइए साफ दिख रहा है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 बिटवीन ई एंड आई। क्या मतलब है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशनों में जो फेज में डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई 2। और एक्यूरेटली अब अच्छा एक बात बताओ, यदि यहां प्लस पाई बाई 2 होता, बाई चांस सपोज करो, तो भी आप बोलते कि पाई बाई 2 का डिफरेंस है। लेकिन एक बात बताओ, यदि ये रामलाल खड़ा हुआ है, ये श्यामलाल खड़ा हुआ है, ए और बी, और इनकी हाइट में सपोज करो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब मैंने एक शब्द बोला कि इन लोगों की हाइट में 5 सेंटीमीटर डिफरेंस है, सेंटेंस तो सही है। मैंने कहा इन दोनों की हाइट में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो सेंटेंस तो सही है। लेकिन इस सेंटेंस में और मजा आ जाएगा ना जब मैं क्लियर बोलूं कि बी 5 सेंटीमीटर बड़ा है। सुनो, पहला जो मैंने सेंटेंस बोला कि ए और बी की हाइट में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है, सही बात है, गलत नहीं कर सकता कोई। लेकिन इस सेंटेंस और एक्यूरेट हो जाएगा ना यदि मैं ये क्लियरली बोलूं कि बी बड़ा है और वो भी 5 सेंटीमीटर बड़ा है, बी बड़ा है। तो अभी मैंने क्या बोला है, अभी तो सिर्फ ये बोल दिया है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, ठीक है। हाँ, या ये बोल सकते हो कि ए 5 सेंटीमीटर छोटा है, बिल्कुल ठीक सौरभ, ऐसे भी बोल सकते हो कि ए 5 सेंटीमीटर छोटा है। लेकिन अभी मेरे सेंटेंस को देखिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। अब मैं मोर एक्यूरेटली अगेन एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट कैन ऑल्सो बी सेड कि करंट लैग्स इन फेज, करंट लैग्स वोल्टेज इन फेज बाई पाई बाई 2। इसका मतलब यह है करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे है। करंट वोल्टेज आई लैग्स ई लिख देता हूं इसको, आई लैग्स ई, करंट वोल्टेज के पीछे चल रही है इन फेज बाई पाई बाई 2, या ऐसे बोल दो। अच्छा, यदि ये दौड़ रहा है और ये इसके पीछे, ये ऐसे भग रहा है ए और बी, हम यूं कहेंगे ए पीछे चल रहा है बी के, ये भी तो बोल सकते हैं बी आगे चल रहा है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड कर रहे हैं आगे, वोल्टेज लीड द करंट इन फेज बाई पाई बाई 2। सबसे सस्ता और ये कहते हैं ना मंगल बाजार का कॉन्सेप्ट तो ये रहा कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। लेकिन ये मोर एक्यूरेटली हो गया कि जब हम इंडक्टर पढ़ते हैं, प्योर इंडक्टर पढ़ते हैं, तो जो एसी सर्किट होता है ना उसमें करंट और वोल्टेज एक साथ नहीं घटते बढ़ते, वोल्टेज आगे चल रहे होते हैं पाई बाई 2 या करंट पीछे चल रही होती है पाई बाई 2। अब इस सेंटेंस का टेक्निकली मीनिंग और बताता हूं, ये सेंटेंस और अच्छे से समझ में आएगा। टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इसमें आपको सपोर्ट करना है। टेबल बनाते हैं कल की तरह, ओमेगा टी की वही रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। वोल्टेज का फ्रॉम फर्स्ट, वोल्टेज फ्रॉम फर्स्ट ई इक्वल टू, इसकी तो भरने की जरूरत ही नहीं है, तो कल जैसी है, बोलो भाई, वोल्टेज की इक्वेशन कल जैसी है, तो इसके जो आंसर आएंगे जब टेबल भरोगे तो कल जैसे ही आएंगे। इसको भरते हैं आज, फ्रॉम टू या फ्रॉम 4 का सारा भी ले सकते हो आप, और फ्रॉम 4 आई इक्वल टू, मेरी बात समझिए, आप 2 का सहारा लीजिए चाहे 4 का सहारा लीजिए, 2 का ही मॉडिफाइड वर्जन है ये। बताइए, जिस समय ओमेगा टी 0 रखूंगा, रखना इसमें ओमेगा टी 0, कॉस ओमेगा टी 0 रखिए, तो बताइए कॉस 0 की वैल्यू +1, कॉस की वैल्यू तो +1 आ गई, लेकिन इसके आगे माइनस आई नोट है, तो यह माइनस आई नोट आएगा ना।
तो यहां रख के देख लीजिए, ओमेगा टी की जगह 0 रखना, ओमेगा टी की जगह 0 रखो, साइन -π/2 यानी -1 माइनस आई नॉट। चलिए अब π/2 रखिए इसमें, cos π/2 0, खत्म। आपकी इच्छा है इसमें रख दीजिए ओमेगा टी π/2 रखो। यदि आप ओमेगा टी की जगह π/2 रखोगे तो π/2 में से π/2 गए तो 0 बचता है, और साइन 0 0 होता है। चलिए अब पाई रखिए, इसी में रख लो ना, फिर बार बार क्या चेक करना। पाई cos पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस प्लस आई नॉट हो गया। समझिए बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये वाली वैल्यूज इसमें डाल रहा हूं इक्वेशन 2 में, ताकि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट पता चलती चली जाए कि इस समय करंट इतनी है, इस समय करंट इतनी है, इस समय करंट इतनी है। बताना जब मैं 3π/2 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और जब 2π डालूंगा तो वापस माइनस आई नॉट हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये काम आपका है। अब गौर से देखिए, अच्छा रटने वालों के लिए पहली वैल्यू निकाल लो बस, माइनस आई नॉट, फिर 0 प्लस आई नॉट, 0 माइनस आई नॉट। सबसे पहले तो एक चीज देखिए, ये दोनों सेम फेज में नहीं चल रहे, वोल्टेज चल रहा है 0 और करंट की अलग दुनिया चल रही है, वो माइनस आई नॉट है। वोल्टेज प्लस मैक्सिमम है, करंट 0 चल रही है। वोल्टेज 0 है, करंट कुछ और चल रही है, प्लस आई नॉट। ये क्लियर पिक्चर दिख गई कि इस बार करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। जब हमने एक टेबल प्योर रेजिस्टेंस के लिए पढ़ी थी तो यहां 0 यहां 0, यहां प्लस ई नॉट, यहां प्लस आई नॉट, 0 0 माइनस आई नॉट, माइनस ई नॉट, माइनस आई नॉट, सेम फेज सेम रिदम में चल रही थी जब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट था। लेकिन ये प्योर इंडक्टर है, यहां के हालात कुछ और होते हैं, यही तो आपको पढ़ना है। करंट गाना गा रही है, मेरे हालात ऐसे हैं मैं कुछ कर नहीं सकती, इसके हालात ही ऐसे हैं कि यदि मैं इसको पापा मानूं और इसको औलाद मानूं तो पापा कहीं और चल रहे हैं, औलाद कहीं और चल रही है, पापा कहीं और औलाद कहीं और। तो ये सेंटेंस तो समझ में आ गया कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। आइए इसका मतलब बताता हूं कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे चल रही है। इस सेंटेंस का मतलब बताता हूं। करंट, ये तो सबको समझ में आ गया कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है, वो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। ये तो सबको समझ में आ जाता है कि हाँ फेज डिफरेंस π/2 है। लेकिन आइए इसको क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है। इसका मतलब क्या है? मतलब है ये, जिस समय वोल्टेज 0 है, करंट उस समय 0 नहीं है, उसके π/2 बाद 0 हुई है वो। जिस समय वोल्टेज प्लस में मैक्सिमम हुए हैं, प्लस ई नॉट, उस समय तो करंट नहीं हुई है मैक्सिमम, लेकिन π/2 बाद देखो प्लस आई नॉट है ना, यानी जिस समय करंट वोल्टेज मैक्सिमम हुए हैं, करंट उस समय तो नहीं, π/2 बाद मैक्सिमम हो गई है। जिस समय वोल्टेज 0 है, करंट उस समय तो नहीं, π/2 बाद 0 है। जिस समय वोल्टेज माइनस के में मैक्सिमम है, उस समय तो नहीं, लेकिन π/2 बाद करंट मैक्सिमम हो गई है। मतलब करंट वोल्टेज वाले स्टेटस को अचीव कर रही है, लेकिन हर π/2 एंगल के बाद, π/2 फेज के बाद। वोल्टेज आगे आगे, करंट पीछे पीछे। वोल्टेज आगे आगे, जैसे दो ट्रेन चल रही हो दबड़ 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 सेम वेलोसिटी से, लेकिन आगे और पीछे चल रही हो, है ना। तो जिस स्टेशनों को ये छोड़, मान लो दोनों ही राजधानी छोटे मोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती, मान लो, तो दबड़ 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 दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं। तो जिन स्टेशनों को छोड़ छोड़ के पहली वाली ट्रेन जा रही है, उन स्टेशनों को ये भी छुएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। तो इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया कि करंट वोल्टेज से π/2 पीछे चल रही है। पीछे का मतलब वोल्टेज वाले स्टेटस को अचीव कर तो रही है करंट, लेकिन π/2 बाद, ठीक है, π/2 बाद। अब जैसे मैं मुकेश अंबानी से कितना पीछे हूं फेज में, मेरे को वो स्टेटस कब मिलेगा, है नहीं। अब ये पता नहीं यार कि वो आगे आगे चल रहा है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भीड़ में सबसे पीछे चल रहा हूँ, मुझसे बीच में पता नहीं कितने, ठीक है। चलिए π/2 बाद भगवान तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन अभी π/2 जैसे लग नहीं रहे हैं, नहीं। चलिए, हाँ, होपफुली कि आपको मैं सेंटेंस समझा पाया, और ये सेंटेंस आपको रटना है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहते। ये प्योर रेजिस्टेंस में हुआ करता था, करंट और वोल्टेज सेम स्टेटस में चलते थे, है ना, इंडक्टर में। और देखना अभी तो कैपेसिटर और आएगा, लेकिन अभी रुकिए, हाँ चलिए अब एक चीज और, इसे मैं मिटा रहा हूं, एसएस लीजिए बेटा, इसको एसएस लीजिए, चलिए जल्दी चलिए। सर ओमेगा टी 0 2 पाई पर दोनों क्या कह रहा है बेटा,
मुझे नहीं समझ में आया, बाद में बात करेंगे, है नहीं? ठीक, फिलहाल अब एक चीज और, मैंने आपको ये भी समझा दिया कि करंट और ओह शिट, चलो ये आपके पास तो है ही, एक ग्राफ और बनाना था, ग्राफ और बनाना था, मेरे को तो वैल्यूज याद है। देखिए ये वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ तो पहले जैसे ही बनेगा, क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन में तो कोई परिवर्तन था ही नहीं, वो गलती से मिट गया बेटा। 0 π/2, ये कितना था 0 पाई, ये 3π/2 और ये 2π। पता ये वोल्टेज का ग्राफ खींचू तो यही तो खींचेगा, है ना? जब ओमेगा टी 0 था तो वोल्टेज 0, ओमेगा टी π/2 तो वोल्टेज मैक्सिमम, फिर ये। करंट का मैं याद दोबारा से बना देता हूं, करंट की वैल्यूज ये आई थी, याद करो। जब ओमेगा टी 0, दोबारा बनाया π/2, फिर क्या था पाई, 3π/2 और 2π। तो करंट माइनस आई नॉट 0 प्लस आई नॉट 0 और माइनस आई नॉट, यही तो थी टेबल। तो चलिए, जिस समय ओमेगा टी 0 है करंट माइनस आई नॉट है, सपोज करो करंट के लिए मैं ये माइनस आई नॉट चुन लेता हूं और ये प्लस आई नॉट चुन लेता हूं, बड़ा भी चुन सकता हूं लेकिन छोटा चुन लिया मैंने, ठीक है? तो जिस समय ओमेगा टी 0 है करंट माइनस आई नॉट है, ये पॉइंट मार दिया मैंने। जिस समय ओमेगा टी π/2 है करंट 0 थी, ये रहा पॉइंट दूसरा, करंट के लिए ये रहा पॉइंट, है ना? जिस समय पाई है ये प्लस आई नॉट, पाई पर प्लस आई नॉट, ये देखो पाई पर प्लस आई नॉट, ठीक है? जब 3π/2 है तो करंट 0 हो गई और 2π पर फिर माइनस आई नॉट हो गई। इन पॉइंटों को फ्री हैंड डायग्राम में डॉट डॉट बना के छोड़ रहा हूं। वैसे तो मेरे पास अलग कलर है चौक का, लेकिन आपके पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाता। तो अब आप देखिए ग्राफ से भी दिख रहा है, दिस इज वोल्टेज कर्व, दिस इज करंट का कर्व। ग्राफ में भी दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं चल रहे, अलग ही दुनिया चल रही है, वोल्टेज अलग चल रहा है, करंट अलग चल रही है ना? चलिए, तो एक चीज ये हो गई आपके पास, ग्राफ ये रह गया था। अब आता है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, वो देखिए फेजर डायग्राम। अभी पिछली बार जो रेजिस्टेंस में मैंने यदि वोल्टेज को ऐसे बनाता हूं, मान लो E0, ये रहा ओमेगा टी, ओके? तो करंट को ऐसे ही बना डाला था करंट उसमें रेजिस्टेंस वाले में, लेकिन अब करंट ना ऐसे बनानी पड़ेगी, इससे π/2 पीछे ऐसे, दिस इज आई नॉट, यानी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल π/2 तो रहना चाहिए। ये रहा वोल्टेज का फेजर, ये रहा करंट का फेजर। वोल्टेज और ये दोनों ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे, ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट, फिर ये टिक 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 ऐसे चल रही होगी घड़ी, ऐसे मान लो। ये बताओ हर समय हर वक्त इन दोनों के बीच में, बताइए हर वक्त हर समय इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए? π/2। अच्छा, आपको ये नहीं तो ऐसे भी, मैंने कहा ना आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। जैसे सपोज करो मैंने वोल्टेज का फेज इधर बना दिया, लेट दिस इज वोल्टेज का फेज, दिस इज ओमेगा टी, करंट लेकिन इससे पीछे दिखानी पड़ेगी π/2, और ये एंगल ओमेगा टी है। मतलब जैसे ये वाला फोटो है, थोड़ी देर के बाद ये फोटो ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ये फोटो, थोड़ी देर के बाद ये फोटो ऐसे हो जाएगा। तो मैंने ये वाला फोटो आपको बना के दिखा दिया, आपको ये अच्छा लगता है ये बना दीजिए। अच्छा बताइए, वोल्टेज का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल दिखाया है मैंने? वोल्टेज का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल दिखाया है मैंने? ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये जो E0 है उसका एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल मैंने दिखाया है। करंट वोल्टेज से π/2 पीछे चल रही है। आप मुझे बताओगे ये एंगल फिर कितना होगा? ये वाला बताओ, करंट का एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया? ओमेगा टी माइनस π/2 होगा या नहीं? तो अब आप चेक करिए, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी था, करंट का ओमेगा टी माइनस π/2 था। आप समझिए कि वोल्टेज यदि ओमेगा टी बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, तो वही करंट उसी समय उसी एक्सिस के साथ ओमेगा टी माइनस π/2। ये चीज देख सकते हो, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। आपकी इच्छा है आप ऐसे बना सकते हो कि वोल्टेज मैंने ऐसे दिखा दिए E0, करंट ऐसे दिखा दी, π/2 पीछे,
इस बार रेजिस्टेंस की तरह नहीं बनाएंगे कि वोल्टेज ये रहे करंट ये रही, ये है सेम फेज, इसमें पाई बाय 2 पीछे चल रही है, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, फेजर डायग्राम। अब इसकी इंपॉर्टेंस कम समझ में आ रही होगी, जब इसका यूज कराऊंगा ना एलसीआर सर्किट में तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इसलिए पढ़ाया जा रहा था फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम अच्छा इसलिए पढ़ा रहे थे। अब आ जाइए एक और चीज, अब इस इक्वेशन पे तहकीकात करते हैं, तहकीकात, ये तहकीकात करते हैं इस इक्वेशन पे, थोड़ा सा और मूड मारते हैं। देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड, कंपेयरिंग, अभी हट रहा हूं, इक्वेशन थर्ड दिख रही है, इक्वेशन सबको, इक्वेशन थर्ड सबको दिख रही है, ठीक। कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड विद, बेटा करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, होता है या नहीं होता बोलो? करंट बराबर, डायमेंशनली बात करें, करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ या डायमेंशन भी जानते होगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अब बार बार अपनी आई बॉल कभी इधर तो कभी इधर, कभी इधर तो कभी इधर, तो आप देखोगे करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज है, करंट की जगह करंट है, वोल्टेज की जगह वोल्टेज है, तो फिर ये क्या है नीचे? सोचो क्या डायमेंशन, क्या होगा ये, कौन सा वेक्टर होगा? अच्छा करंट, करंट, वोल्टेज, वोल्टेज, उत्तरी यार, ये ओमेगा एल क्या चीज है? ओमेगा एल रेजिस्टेंस, क्या चीज है ये? रेजिस्टेंस। लेकिन हमने तो रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, हमने तो नहीं लगाया, ऊपर साफ साफ लिखा था एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट, हमने तो नहीं पानी मिलाया था, है? फिर ये रेजिस्टेंस कहां से आ गया? तो भैया जो लगाया है वही रेजिस्टेंस देने लग गया। अच्छा तेरे भी भाव बढ़ गए, तेरे भी पर निकल आए एसी सर्किट में, अच्छा तू भी इतना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, सेंटेंस पूरा करो, क्या चीज होगी? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, यानी एसी सर्किट में इंडक्टर के भी पर निकल आते हैं। कितना सीधा था, बिगड़ गया ये लड़का, अम्मा देख, हाँ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मुंडा बिगड़ गया बेटा यहाँ पे। ये मैं ताज्जुब की बात बता रहा हूं, ये डीसी में इसके नखरे नहीं थे, जब स्विच ऑन करते थे थोड़ा बहुत ईएमएफ देता था, बैक ईएमएफ, फिर शांत हो जाता, लेकिन ये तो यार बदतमीजी करने लग गया। क्योंकि अच्छा ये बताओ, करंट करंट, वोल्टेज वोल्टेज, तुम यार थोड़ा वो भी क्राइम पेट्रोल देखते होगे, सीआईडी, इतनी अकल तो ये, अच्छा यही है कल्प्रिट, यही है रेजिस्टेंस। तो तू हमारी करंट को खा रहा था, करंट तो हमने ओमेगा एल, यदि मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, शायद वही वाला रेजिस्टेंस होगा, पर जब हमने जब जिसे लगाया ही नहीं है, ये वाला ये तो लगाया ही नहीं है ना हमने, तो इसके गुना को इस पे क्यों थोप दें? गुनाह तो इसने किया है ना, तो इसी का नाम आएगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। तो यानी एसी सर्किट में ये भाई साहब भी पर निकल जाते हैं और नखरे दिखाने लगते हैं, मैं भी दूंगा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। जब तक आदत नहीं पड़ रही, जब तक यही नाम पुकारिए, और जब आदत पड़ जाए, इसका भी एक स्पेशल नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको रिप्रेजेंट हम आर से नहीं करते इस पूरी वैल्यू को, क्योंकि आर पे चला जाएगा फिर ये गुना, आर ने थोड़ी नहीं गुना किया है, इसको नाम देते हैं हम एक्स एल, एक्स एल, दैट इज एक्स एल किसके बराबर? एक एक्सएल वही जो लॉकडाउन में सबका साइज हो गया है, नहीं एक एक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक, जो सबका साइज हो चुका है, लेकिन ये एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, ओमेगा एल, ओमेगा एल। ये कहानी और आपको इस सर्किट में याद करनी पड़ेगी, आपको इस सर्किट में ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं थे, औलाद अलग दुनिया में चली थी, वो बाप के बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाह रही, नहीं तो क्या था रेजिस्टेंस में, अच्छा बच्चा जिधर पापा कह रहे थे उधर ही औलाद चल रही थी, जैसे जैसे पापा बढ़ रहे थे औलाद भी बढ़ रही थी, पापा के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन करंट इसमें अलग ही चल रही है, पापा जॉब छोटी सी होगी पर मैं खुश रहूंगा, है ना, ये अलग ही चल रहा है, अलग इसकी नीचे थी,
करंट पाई बाई 2 पीछे थी इंडक्टर में। और आपको एक याद करने के लिए चीज और आ गई, ये रहा इंडक्टिव रिएक्टेंस, कि जब इंडक्टर एसी सर्किट से जुड़ जाता है तो उसको भी पर लग जाते हैं और वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाता है। चलिए, लेकिन इसको ढंग से सुनते हैं, ऐसे मारिए बेटा। अब इस पे थोड़ा सा काम करते हैं, फिर छोड़ूंगा मैं इस एक्सेल को पूरा करा के ही छोड़ूंगा मैं। बकवास नहीं कि 9 बज गए हैं कि 10 बज गए हैं। हाँ, घर पे ही बैठ के पढ़ रहे हो, और खासकर जब लड़के लिखते हैं ना तो गुस्सा आती है। सर नाम नहीं ले रहा है, नहीं सर 9 बज गए हैं। देख बेटा, मैं जो रिकॉर्डिंग डालता हूं अब मैं पब्लिकली डालने लगा हूं, पढ़ लो, क्योंकि कितने सारे लोग मुझ पे आईडी भेजते हैं सर डाल दो, उसके 1-2 दिन बाद उसे मैं प्राइवेट कर देता हूं। मेरे दोस्तों ने, मेरे बच्चों ने पढ़ ली होगी, देख ली होगी, अब उसे प्राइवेट कर देता हूं। तो 1-2 दिन तो पब्लिक ही रहती है मेरी वीडियो। हाँ अच्छा, हाँ कोई और होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, इस एक्सेल पे थोड़ा और काम करते हैं। इस एक्सेल को समझो। हमें पता चल गया कि साला एसी सर्किट में भी बदतमीजी होती है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। यूनिट इसकी अच्छा एल नहीं है रेजिस्टेंस, एल के साथ ओमेगा, मतलब ओमेगा के साथ लड़का बिगड़ गया है, मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा एल मिलके रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अब ये जो एक्सएल है, ओमेगा एल एक्सएल, ओमेगा को इस फॉर्म में भी देख सकते हो, बोलो, क्योंकि ओमेगा खुद 2 पाई न्यू है। दैट इज, हमको ये चीज समझ में आई, दैट इज खुद सोचिए कि ये जो एक्सएल है एक तो एल पे डिपेंड कर रहा है, बताओ है नहीं। अच्छा, एक्सएल एल पे डिपेंड करेगा तो ग्राफ ऐसे आएगा। इसके लिए हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए कि भैया लड़का जितना बिगड़ेगा एक्सएल उतना देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो एक्सएल है ना, ये फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये रेजिस्टेंस किसने दिया? इंडक्टर ने, तो इंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है मान लिया, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो एसी सोर्स की होती है, इसकी ये रहा, समझना, ये रहा, इसका रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड कर रहा है, समझ में आता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ये भी इस पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो एक्सएल है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पर भी डिपेंड करेगा। हालांकि ग्राफ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये कि एक्सएल भी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए मैं इस एक्सएल को चाइना की बकरी बोलता हूं। अब इस चाइना की बकरी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा सुन लो। एक्सएल चाइना की बकरी है, चाइना के आइटमों की कोई गारंटी नहीं होती ना, ऐसी चाइना की बकरी की कोई गारंटी नहीं। आप बकरी समझ के ले जाओ कि आज तो इसका मटन बनाऊंगा, हो सकता है घर पे भौंकने लग जाए, है ना, हो गया, कौआ बिरयानी जैसे उसने खाई थी, है नहीं। आप क्या, ये क्या था, चाव। चलिए, तो चाइना की बकरी इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको कि समझना, ये रहा इंडक्टर, इमेजिन करो, अभी समझाता हूं। इसका एल 2 हेनरी है, एल की वैल्यू 2 हेनरी है, 2 हेनरी, ठीक है, समझना, एल की वैल्यू है 2 हेनरी और एक रेजिस्टेंस है, इमेजिन करो 2 ओम, समझना, ठीक है। एल और आपको आर में अंतर बताता हूं। अब इस इंडक्टर को यदि मैंने इस एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इमेजिन करो, और इसी इंडक्टर को मैंने एक अलग एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। इंडक्टर वही है लेकिन वो अलग अलग एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो गया। तो जब मैं यहां एक्सएल निकालूंगा, 2 पाई न्यू एल, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह 50, एल की जगह 2, 50 दूनी 100 दूनी 200, 200 पाई ओम। मतलब ये इंडक्टर जब इस एसी सोर्स के साथ जुड़ा तो अपना रेजिस्टेंस 200 ओम देने लगा। यानी इन दोनों की मिली भगत होती है, इन दोनों की मिली भगत से रेजिस्टेंस तैयार होता है ये। अब यहां बात करते हैं, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, फ्रीक्वेंसी की जगह 100, जबकि एल तो वही है, तो 100 दूनी 200 दूनी 400 पाई। अब आप बताइए, वही इंडक्टर था, 200 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है, और वही इंडक्टर था लेकिन अब वही 400 पाई और रेजिस्टेंस देने लगा। नखरे बढ़ गए नहीं बढ़ गए इसके?
वही इंडक्टर था, वही इंडक्टर था, लेकिन वही इंडक्टर जब किसी और एसी सोर्स के साथ जोड़ा तो 200 पाई रेजिस्टेंस दे रहा है, और जब किसी और के साथ जोड़ा तो 400 पाई दे रहा है। नखरे भर जाते हैं, चाइना की बकरी है, हो सकता है किसी और सर्किट में जाके भौंकने लग जाए, कोई गारंटी नहीं है इसके रेजिस्टेंस की, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, है ना। इसे मैंने इस फ्रीक्वेंसी, मानो ये 2 ओम का लगा दिया और फ्रीक्वेंसी है 50 ओम, और इसी रेजिस्टेंस को मैंने इस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 ओम है। तो ये रेजिस्टेंस सलमान खान होता है, एक बार इसने कमिटमेंट कर दी, यहां पर भी 2 ओम, यहां पर भी 2 ओम। ये नहीं है चाइना की बकरी, ये रेजिस्टेंस केवल अपने बूते पर देता है, अपने बूते पर देता है, मैं दूंगा जो देना है। लेकिन यहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो इन दोनों की मिली भगत होती है, और एसी सोर्स फ्रीक्वेंसी बदलने से भी एसी सोर्स बदली हुई मानी जाती है। तो ये जो एक्सएल है, याद रखना, एल पर डिपेंड कर रहा है तो ठीक है, साला फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, चाइना की बकरी है, फ्रीक्वेंसी चेंज, रेजिस्टेंस चेंज। और आपको एक और मजे की बात बताता हूं, बताना फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0, ठीक है। तो बताना यदि ये इंडक्टर किसी डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दूं, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूं, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। लेकिन अब बताइए फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, यानी समझिए, वही फिजिक्स जो आप पहले जानते थे वो मैथ के टर्म में भी बता दी कि यदि ये वाला फॉर्मूला आप डीसी सोर्स के साथ लगाओगे तो इन दोनों की मिली भगत होकर रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0। और ध्यान करो, वाकई इंडक्टर डीसी को रेजिस्टेंस नहीं देता था। इसके लिए क्वेश्चन आता है, व्हाई इंडक्टर गिव्स स्मूथ पाथ फॉर डीसी। स्मूथ पाथ का मतलब होता है नॉन रेजिस्टिव पाथ। स्मूथ, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाई इंडक्टर गिव्स स्मूथ, था वो है मैंने, व्हाई इंडक्टर गिव्स स्मूथ पाथ फॉर डीसी, वो इसलिए देता है। थ्योरी में जवाब देना चाहो थ्योरी में, ये तो फॉर्मूले से भी आ गया। ये है बेटा इंडक्टर की कहानी, इंडक्टर की, जब इंडक्टर किस तरीके से एसी सर्किट को रिएक्ट करता है। इतना आप पढ़ के आइएगा, मैं अगली क्लास में फिर रिवाइज करा दूंगा, लेकिन रिवाइज के तरीके से होता है। इसी चीज को कि आपने क्या पढ़ा, फिर अगला टॉपिक होगा यानी कल एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, ठीक है।